अच्छा, इकरार भाई से पॉकेट मनी लेती हैं? सारा सच बता दिया आपने। मेरी ज़िंदगी में सच के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपने मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की और फिर एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़कर एंकरिंग की तरफ आ गई। क्यों? और एक्टिंग का मुझे शौक था इनफैक्ट। मैं बनना चाहती थी एक्ट्रेस, लेकिन बन गई मैं एंकर। लेकिन ऐसा हुआ था कि आप जब कह सकते हैं कि पीक ऑफ कैरियर था, तो आपने टीवी को खैरबाद कह दिया। इसकी क्या वजह बनी? मैंने खैरबाद नहीं कहा था, टेलीविज़न चैनल की मैनेजमेंट ने मुझे खैरबाद कह दिया। मेरी एक दोस्त है मारिया मेमन, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस डोंट हैव हार्ट्स। ये बात बहुत से लोग करते हैं कि इकरार ने करियर में मुझे ग्रो करने का मौका दिया और शायद उनकी वजह से मुझे चैनल्स में जॉब मिली। ग्रो करने का मौका, मुझे बैकएंड पे सपोर्ट किया, ये बिल्कुल सच है। किसी चैनल में मेरी नौकरी लगवाई, ये बिल्कुल झूठ है। मैडम, दूसरी बीवी होना कितना मुश्किल है? सोसाइटी की बातें, फैमिली की बातें, क्या आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा? बिल्कुल सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। और मेरा ख़्याल है जो भी कोई ख़ातून किसी शादीशुदा मर्द से शादी करती हैं, उनको ये फ़ेस करना पड़ता है और करना पड़ता रहेगा। अच्छा, आप अपने इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इकरार लसन तीसरी शादी कर लें, चौथी कर लें, लेकिन इकरार भाई कहते हैं कि आप बड़ी सख्त हैं, आप उनको धमकियाँ देती हैं कि गोली मार दूँगी। तो इसमें कौन सच्चा है, इकरार भाई या आप? अच्छा, जो सवाल का पहले वाला हिस्सा था वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, आने वाले दूसरे वाले का मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, अच्छा। बड़ा ख़तरनाक सवाल निकाल के लाए आप। शुमार उसकी सखावत का क्या करें कि वो शख्स, शुमार उसकी सखावत का क्या करें कि वो शख्स, चिराग बांटता फिरता है छीन कर आँखें। अस्सलाम वालेकुम, शोएबुद्दीन पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। उनको आप अक्सर टीवी स्क्रीन्स पर, यूट्यूब पर देखते रहते हैं। वो अक्सर खूबसूरत होने की, मोटा होने की, पतला होने की टिप्स देती रहती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़राह इकरार साहिबा। मैडम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे अल्फाज के लिए, बड़ी नवाजिश। मेरे लिए आनर की बात है कि आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। मैडम, सबसे पहले जो हमारा आगाज़ है वो होता है बचपन से। तो आप अक्सर कहती हैं कि आपका जो बचपन है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ रहा है। इसकी क्या वजह है? ऐसा ही है, अमूमी तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बचपन कुछ और तरह का होता है, ज़रा लाड प्यार होता है, माँ बाप बड़ा पैम्पर करते हैं। और मुझे जब से याद है, मैंने होश संभाला है, कुछ बड़ी हुई, जब मुझे चीज़ें समझ आने लगी तो मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे। तो मैंने अपनी वालदा को बहुत मेहनत काम करते देखा। वालिद कभी होते थे, कभी नहीं होते थे। तो वो जो बच्चे की खिलौनों से खेलने कूदने की उम्र होती है, उसमें मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे अपनी माँ का साथ कैसे देना है, छोटे बहन भाइयों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर जब मैं 5.5 से 6 साल के दरमियान थी तो मेरे पेरेंट्स की बाकायदा तौर पर डिवोर्स हो गई। तो वो जहाँ मेरे वालिदैन के लिए भी आई एम श्योर कि बहुत ही तकलीफ़ का मरहला होगा, तो एक इतने छोटे बच्चे के लिए जो ठीक से बात नहीं कर सकता, कुछ बता नहीं सकता, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैंने वो वाला फ़ेज़ देखा। और कभी-कभी मैं सोचती थी कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आता था, फ़िगर आउट नहीं कर पाती थी। फिर अम्मी को मेहनत करते देखती थी तो उनसे सवाल भी नहीं कर पाती थी। फिर मेरी ख़ाला मरहूमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में हेल्प आउट किया। फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी बड़ी हुई तो सोचने समझने लगी और मुझे पता चला कि हाँ, ज़िंदगी में ये भी हो जाता है, इसको एक्सेप्ट करने लगी। मैं उस दौरान दोस्त नहीं बनाया करती थी। मैं जाती थी स्कूल में, पढ़ती थी, डिबेट्स किया करती थी। मैं कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी, क्योंकि मैं कहती थी मैं ये सब कैसे किसी को बताऊँगी। लोग अपने पेरेंट्स की बात करते थे तो वालिद के साथ वालदा की भी बात करते थे, मैं नहीं कह पाती थी। और मुझे याद है कि एक 8th क्लास तक शायद कोई मुझसे पूछता था वालदा के मुतल्लिक, तो मैं कहती थी वालदा नहीं है मेरी, ताकि मुझे किसी के सवालों के जवाबात नहीं देना पड़े। फिर उस क्लास में मैं अकेले बैठ के सोचती बहुत थी। मैं एक ओवरथिंकर होता है ना, मैं वो बच्चा थी सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो मैं गलत बात करती हूँ ये नहीं करनी चाहिए, ये मैंने खुद से सीख लिया। फिर मुझसे कोई पूछता था तो मैं बताने लगी, लेकिन वही बात है, कतराती ज़रूर थी क्योंकि मैं इस चीज़ पर बात नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत सेंसिटिव थी।
लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने सीखा कि सच्चाई से बड़ी दुनिया में ताकत कोई नहीं है, और जब आप किसी मुश्किल को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं ना, तो वो फिर मुश्किल कमज़ोर पड़ने लगती है, आप मजबूत हो जाते हैं। तो वो बचपन से मैंने सीखा। और वही कहूँगी कि जिस उम्र में बच्चे लाउबाली होते हैं या और चीज़ों का सोच रहे होते हैं, तो मैं वो चीज़ें सोची थी जो शायद बड़े सोच रहे होते हैं। तो आपने बहुत छोटी सी उम्र में मुलाजमत शुरू कर दी थी, वो क्या किस्सा था? कब आपने बाकायदा मुलाजमत शुरू की थी? मैं छोटी क्लास में ही थी, आई थिंक मैट्रिक के दौरान ही मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा देती थी अपने से छोटी क्लास के बच्चों को। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आई तो कुछ प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। उस वक्त एड एजेंसीज़ का बड़ा ज़्यादा ट्रेंड था, एड्स बना करते थे। तो वो कोई प्रोजेक्ट आता था तो उसमें कुछ चीज़ें होती थी, जैसे वार्डरोब को अरेंज करना, लोकेशन को देखना, या जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेना। तो चूँकि डिबेट्स किया करती थी तो बोलना और वो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था, तो वो करती थी। उसमें थोड़े-थोड़े पैसे मिल जाते थे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते थे। और मुझे याद है कि जब मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही एक प्राइवेट चैनल के लिए प्रोग्राम होस्ट करना शुरू किया। ऑडिशन हुआ था, प्रोड्यूसर साहब ने कहा, स्क्रिप्ट दिया और कहा कि इसको आप याद कर लीजिए। अब मेमोरी अच्छी होती है डिबेटर्स की, आपको मालूम है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा याद हो गया है। इरफ़ान असगर साहब उनका नाम है और मेरे वो बड़े उस्ताद हैं। तो बड़े उस्ताद वो वाले नहीं जो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा उस्ताद है, अच्छा वो अच्छा वाले अच्छा। नहीं, मतलब हाँ। रियल सेंस में उस्ताद। तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे याद हो गया। उन्होंने कहा पक्की बात है? मैंने कहा जी। कहते दोबारा पढ़ लें आप। मैंने कहा मुझे याद है। तो उन्होंने कैमरा ऑन किया और एक ही गो में मैंने वो सारा स्क्रिप्ट पढ़ दिया। हाँ, उसमें कोई इमोशंस, फीलिंग्स, उतार चढ़ाव उस तरह से नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा ओके डन, आपका प्रोग्राम जो है वो फाइनल हो गया, आपने आ जाना है। कुछ दिन बताया इस रोज़ से। तो फिर उन्होंने जब मुझे बजट बताया पर एपिसोड, तो वो मेरे लिए तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए मुझे। पर एपिसोड 4000 रुपीज़ थे उस ज़माने में। ये मैं शायद 2000 के करीब की बात बता रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत सारे थे। यानी 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12,000, जी वो जी। 12,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा तो थे। आपकी पहली कमाई 12,000 थी, हम कह सकते हैं? जी, ये कह सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। जी। और मौजूदा आमदन कितनी है? अब मौजूदा अभी चूँकि मैं बाकायदा तौर पर किसी टेलीविज़न चैनल के साथ मुंसलिक नहीं हूँ, जो पिछला चैनल था उस पे तकरीबन पौने 3 लाख रुपए मिला करते थे। टैक्स कटने के बाद वो मज़ीद कम हो जाया अच्छा अच्छा करते थे। अच्छा। और ये शायद थोड़े से इससे ज़्यादा होते, लेकिन कोविड आने की वजह से जो हमारी सैलरीज़ पे कट लग गए, जो कुछ हुआ उसके बाद इतनी रकम आती थी। और जो यूट्यूब से मैंने किसी महीने में सबसे ज़्यादा कमाए होंगे, मैं पूरे पिछले जितने साल से शुरू किया उसकी बात कर रही हूँ, वो $1200 थे, अच्छा। सबसे ज़्यादा। उसके बाद इस साल के अंदर अगर मैंने सबसे ज़्यादा कमाए होंगे तो वो $700-800 के दरमियान होगा। और अगर आप एवरेज निकालें, चूँकि अभी मैं सोशल मीडिया ही कर रही हूँ, तो वो $250 से $300 के दरमियान होगा। तो अच्छा। फ्लक्चुएट करता है। सारा सच बता दिया आपने। मेरी ज़िंदगी में सच के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। अच्छा, इकरार बाई से पॉकेट मनी लेती हैं? पॉकेट मनी लेती, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा खर्चा उन पर आ गया है, क्योंकि वही बता रही हूँ कि मेरी अच्छा। सोशल मीडिया से इनकम काफ़ी कम है। लेकिन जब मैं कमाया करती थी तो उन पर अभी भी मेरी कोशिश ये होती है कि बोझ नहीं डालूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बचपन से जैसे मैंने देखा बिल्कुल। मेहनत करना, पैसा कमाना, घर को चलाना इतना आसान नहीं होता। तो मुझे सोसाइटी के लिए भी ये लगता है कि हमें किसी एक शख्स के ऊपर, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, पूरा बोझ नहीं डालना चाहिए। और आज के दौर में मुझे लगता है हर इंसान को अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। तो इकरार को मेरे आइडियाज़ का पता है, मेरे दोस्तों को मेरे आइडियाज़ का पता है। मतलब मैं वो नहीं हूँ कि जो किसी पे पैरासाइट बन जाऊँ, या मैं कहूँ कि जी अब मियाँ कमा रहा है तो शॉपिंग के पैसे भी दे दें, आप ट्रैवल के पैसे भी दे दें, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं उसके भी दे दें, मतलब सब आप कर लें, मैं कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ अच्छा इंजॉय अच्छा। करूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपने मॉडलिंग भी की, हम्म। एक्टिंग भी की, और फिर एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़कर एंकरिंग की तरफ आ गई। क्यों? मॉडलिंग मैंने की नहीं। वो एक मर्तबा हुआ ऐसा था कि मैंने बताया ना, एड एजेंसीज़ के साथ मैं काम कर रही होती थी, तो हम एक जगह पर रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। वो टूथपेस्ट का ऐड था और आई गेस मेडिकैम उसका नाम था। तो वो मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी अपने डायरेक्टर साहब के साथ। ज़ीशान उनका नाम है, जी के नाम से उनको कराची के हलकों में जाना जाता है। तो वो मॉडल एन वक्त पे गायब हो गई, जो फ़ीमेल मॉडल थी। उन्होंने कहा कि
तुम ये कर लो। अच्छा। मैंने कहा कि मतलब मैं कैसे करूं, लेकिन उस एड में जो मेल मॉडल थे वो बड़े मेरे अच्छे दोस्त थे, तो मैंने कहा चले कर लेती हूँ, वो इस राह तफन्नुन आप कह सकते हैं। अच्छा। वो बस हो गया। और एक्टिंग का मुझे शौक़ था, इनफैक्ट मैं बनना चाहती थी एक्ट्रेस, अच्छा। लेकिन बन गई मैं एंकर। वो हुआ ऐसे, जैसे मैंने अपनी खाला का जिक्र किया, उनको पसंद नहीं था कि मैं एक्टिंग में जाऊँ। उनको लगता था वही अल्फाज जो हमारी सोसाइटी में एक्टर्स बिल्कुल। के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्होंने वो थोड़ा मुझे अलाउ नहीं किया। तो फिर मैं वो वाला बच्चा थी जो पूरी फैमिली का बड़ा फर्मा बरदार बच्चा हुआ करती थी। तो मैंने फिर उस आइडिया को छोड़ दिया। लेकिन मैंने कॉलेज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा स्टेज प्लेज जो होते हैं वो किए थे, और मुझे शौक़ बहुत था। तो फिर मैंने एंकरिंग की तरफ अपना रुख मोड़ दिया, और वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया, कुछ काम करना आ गया, तो वही अभी करते चले आ रहे। लेकिन ऐसा हुआ था कि आप जब कह सकते हैं कि पीक ऑफ करियर था, तो आपने टीवी को खैरबाद कह दिया, इसकी क्या वजह बनी? मैंने खैरबाद नहीं कहा था, टेलीविज़न चैनल की मैनेजमेंट ने मुझे खैरबाद कह दिया था। अच्छा। जी, 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 बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि मुझे क्यों क्यों निकाला? निकाला? लेकिन मैं ये पूछने वाली नहीं हूँ, मैं अच्छा। तो ये कहने वाली हूँ कि मुझे पता था कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा। तो अलीम ख़ान साहब ने समा को टेक ओवर किया, और जो पुरानी मैनेजमेंट थी उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, प्रोग्राम भी चल रहा था अवाम की आवाज़ के नाम से। तो मेरे अब्बा जी शदीद बीमार थे, और उस दौरान मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि आप ऑफ़िस आ जाइएगा, कुछ बात करनी है। बुला के कहा गया कि जी आपके प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा आपकी जगह हसन निसार का प्रोग्राम आएगा। काफ़ी शफलिंग भी हुई थी, पहले किसी और दिन पे प्रोग्राम आता था, फिर उसको किसी और दिन पे, फिर किसी और दिन पे कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे बहुत ऑफ़र्स आई थी, लेकिन मैं यहाँ पर बड़ा खुश थी, और मैंने उनको इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा चलिए हम नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो मैंने कहा आइंदा नहीं आती, जो होता है अभी होता है। तो फिर मैंने अपनी एक दोस्त से बात की, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल वक्त था, जब मुझे शायद फाइनेंशियली सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, और मुझे काम करना चाहिए था, क्योंकि वालिद साहब की बीमारी थी, लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोस हुआ था, ब्रेन ट्यूमर था उनको। तो मैं इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब थी, एक ट्रॉमेटिक फेज़ से गुज़र रही थी। मेरी एक दोस्त है मारिया मेमन, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस डोंट हैव हार्ट्स। वो बात मेरे दिल को लगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो लोग बिल्कुल सही करते हैं जो अपने फ़ायदे को देखते हुए चैनल स्विच कर जाते हैं। लेकिन ठीक है, इससे मेरी लर्निंग हुई, मैंने सीखा, और उसके बाद फिर मैंने जीएनएन के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर समहाउ मुझे अभी बहुत कुछ और चैनल से भी मुझे ऑफ़र्स हुई। कुछ ने रोड शो ऑफ़र किया जो मैं करती आई थी, लेकिन अब मैं नहीं करना चाह रही हूँ। और कुछ जगह से प्रोग्राम की ऑफ़र भी हुई, तो वो पैसे कम थे, बहुत ही कम थे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उससे बेहतर है कि आप सुकून से अपना काम करते रहें। और फिर जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है कि अब जो चैनल्स हैं ना, उन पर अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको किसी न किसी की लाइन टो करनी पड़ेगी, वो बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। हम ज़रा पुराने दकियानूसी ख़यालात के लोग सही। हैं। अच्छा, आपने अभी ज़िक्र किया अपने प्रोग्राम अवाम की आवाज़ का, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इकरार भाई के प्रोग्राम से इंस्पिरेशन थी, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हो सका? ये प्रोग्राम जो है ना, अवाम की आवाज़ से पहले थोड़ा-सा और पीछे चले जाएँ, मैं डॉन न्यूज़ पे थी, शादी के फ़ौरन बाद मैंने अच्छा। जॉइन किया था। तो एक रोज़ मुझे बुलाया हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम से ज़ाहिद मज़हर भाई। उन्होंने कहा कि एंकर उनकी कुछ चली गई थी प्रोग्राम को छोड़ के। वो उस प्रोग्राम का नाम था मसला क्या है? मसाला। उन्होंने कहा कि तुम होस्ट कर लो। तो मैंने किया, वो सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड था, तो बड़ा अच्छा भी लगा मुझे। हम तो प्रॉम्प्टर के सामने बैठ के खबरें पढ़ रहे बिल्कुल। होते थे, और मैं उनसे ज़िक्र कर भी चुकी थी कि मैं ना ये बड़ा बोरिंग लगता है, कुछ और करना चाहती हूँ। तो वो जब मैंने किया तो पहले न्यूज़ और प्रोग्राम दोनों साथ कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा उनको लगा। फिर फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दी, फिर मैं न्यूज़ नहीं करती थी, फिर मैं सिर्फ प्रोग्राम करती थी। उसके बाद फिर मैं अब तक न्यूज़ पर आ गई, वहाँ भी मैं प्रोग्राम और न्यूज़ साथ करती थी। उसके बाद फिर बोल में कुछ अर्सा गई, बोल का आपको पता है क्या हाल हुआ उस वक्त में, फिर समाज पे चली गई, तो तब फिर मैंने प्रोग्राम ही किया। तो ये जो मेरा प्रोग्राम था अवामी नौइयत का प्रोग्राम, ये 2012 में मैंने शुरू किया था, और टिल 2021 मैं करती रही।
और इकरार से सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छा। लेकिन वो ज़रा अलग नौइयत का था। समा पे आके हाँ हमने रेड भी किए, हम बड़ी बड़ी मुश्किल जगहों पर भी गए, कच्चे के डाकुओं के पास भी गए, एफसी के साथ हम ईरान के बॉर्डर पर भी गए, हमने चोरों डकैतों को पकड़ा भी, रेड्स भी की। लेकिन चूँकि वहाँ इदारे उतनी सपोर्ट नहीं देते जितनी इकरार को मिली, और फिर जिस हाँ तरह इकरार जी जान लगा के किसी भी बिल्कुल। जगह घुस जाते हैं, वो मेरा ख्याल है मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन जितना अपने तय कोशिश हो सकती थी वो मैंने की। ये बात बहुत से लोग करते हैं कि इकरार ने करियर में मुझे ग्रो करने का मौका दिया, और शायद उनकी वजह से मुझे चैनल्स में जॉब मिली। ग्रो करने का मौका, मुझे बैकएंड पे सपोर्ट किया, ये बिल्कुल सच है। किसी चैनल में मेरी नौकरी लगवाई, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अच्छा। मैं बहुत अरसे से काम करती चली आ रही थी, और इन हलकों के अंदर ख़ासतौर पे मीडिया में मेरी मेहनत की वजह से बिल्कुल। लोग थोड़ा बहुत पहचानते थे मुझे। जब भी ऑफ़र हुई वो मेरे काम की वजह से हुई। तो इकरार फेवर्स ना देते हैं ना लेते हैं। तो इसीलिए हालांकि किसी एक फ़ोन कॉल पे हो सकता है कि जॉब हो भी जाए मेरी, लेकिन वो भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहती। तो अच्छा। मैं चाहती हूँ कि इंडिविजुअल जो आपकी बरकरार रहे पहचान, और उसी के ज़रिए से आप आगे जाएं। बिल्कुल। तो ये सफ़र कुछ ऐसा रहा। अच्छा, आप ये बताएं कि काफ़ी अरसा आपने मीडिया में काम किया, तो मीडिया इंडस्ट्री में नई आने वाली लड़कियों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये वो बता सकती हैं, मैं अपने दौर का ज़रूर जी जी, बता अपने दौर का सकती बता दें। हूँ। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी। सिवाय एक दो लोगों के, जब मैंने न्यूज़ एंकरिंग शुरू की तो मेरे सीनियर्स बड़े सपोर्टिव थे। अच्छा। तारिक मतीन भाई थे, वो उर्दू दुरुस्त कराते थे, तलफ़्फ़ुज़ एज़ बीइंग अ पंजाबी हम बहुत से बिल्कुल। अल्फ़ाज़ ऐसे बोलते हैं जो ठीक नहीं होते, वो ठीक कराते थे। जवाद मेरे साथ, वो सीनियर तो नहीं थे, हम बैचमेट थे, लेकिन उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वो बताते थे। फिर सवाल किस तरह से करना है, पैनल प्रोड्यूसर्स हमें सिखाया करते थे। और अबसार आलम साहब हमारे उस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ हुआ करते थे, वो हमें पढ़ने लिखने को एक एग्ज़ाम की तरह दिया करते थे कि कल आपने 4 या 5 पेपर्स पढ़ के आना है। फिर हमारा बाकायदा इम्तिहान होता था। अच्छा। फ़लाँ पेपर के अंदर वाले पेज पर कौन सी खबर थी, या पिछले पेज पर कौन सी कहानी थी, किस की हेडलाइन क्या थी। तो बड़ी पढ़ाई करते थे हम, बड़ा चीज़ों को नोट किया करते थे। फिर कॉलम्स पढ़ा करते थे ताकि हमें सवाल अच्छा। करना आ सकें। फिर अपने सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनको देखा करते थे। उस ज़माने में ऐसा होता था। अभी आजकल चूँकि मैं काफ़ी अर्से से किसी चैनल के साथ मुंसलिक नहीं हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या हो रहा होगा। अच्छा, मैडम शादी के बारे में तो सभी आपसे पूछते हैं, बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आप दोनों में से पहले मोहब्बत किसको हुई, इकरार भाई को या आपको? अच्छा, वो यहाँ होते तो शायद ज़्यादा बेहतर जवाब दिया अच्छा। जा सकता। ये आप बता दें। ये मैं नहीं बता सकती, सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि जब उन्होंने मुझसे कुछ बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान ऑनेस्टी से करता है, अच्छा। और आपको समझ आ जाती है टाइम्स कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जब मैंने ये महसूस किया कि ऑनेस्टली वो बात कर रहे हैं और सच बोल रहे हैं, तो वहाँ से ये मोहब्बत का सफ़र शुरू हुआ, जो अच्छा। आज माशाल्लाह फिर शादी हुई, फिर इतने साल गुजर गए, तो वो अभी बरकरार है। अल्लाह ताला ऐसे ही अल्लाह रखे ताला साहब। इंशाल्लाह। तो मैडम दूसरी बीवी होना कितना मुश्किल है? सोसाइटी की बातें, हुँ। फैमिली की बातें, क्या आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा? बिल्कुल सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। और मेरा ख़्याल है जो भी कोई ख़ातून किसी शादीशुदा मर्द से शादी करती हैं, उनको ये अच्छा। फ़ेस करना पड़ता है और करना पड़ता रहेगा। उसमें आप की ज़ात में सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज़ करके जो सबसे चीज़ ऊपर आ जाती है ना, वो ये आती है कि इसने एक शादीशुदा मर्द से शादी बिल्कुल। कर ली। तो उसके लिए आपको सोसाइटी भी बहुत बुरा भला कहती है, आपको लोग भी बुरा भला कहते हैं। ये होता है, ये हमारी सोसाइटी का एक कल्चर बन चुका अलमिया है। है। बिल्कुल, इसको मैं एज़ इट इज़ जैसे आपको बता रही हूँ, ये ऐसा ही है। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि इकरार उल हसन साहब के साथ जब आपकी शादी हुई, हुँ। तो उसके बाद जो आप सफ़र पे जाते थे, तो ड्राइविंग कौन करता था? आप करती हैं या इकरार भाई करते हैं? अच्छा, वो शादी का आपने पूछा ना, हमारी शादी हुई थी 2012 में। अच्छा। उस वक़्त इकरार जो थे वो न्यूज़ पढ़ रहे थे, और उसी दौरान उनको एक प्रोग्राम कहा गया कि आप कर लें, जो ARY स्पेशल के नाम से था। उसके काफ़ी बाद सरेआम शुरू हुआ था, और जो लोग कहते हैं बाज़ औक़ात के 2018 में लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी शादी हुई है।
तो उस वक्त चूँकि ना सोशल मीडिया वैसा था, ना उस तरह से कुछ सोचा था हमने, तो वो एक ये चीज़ भी मुझे तनकीद का सामना अच्छा। करना पड़ता है और इकरार को भी करना पड़ता है। अब तो शायद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस वक्त लोग कहते थे नहीं इनकी अभी भी शादी हुई है, झूठ बोल रहे हैं, 2012 में नहीं हुई। तो ये वाली चीज़ भी थी। अच्छा, जो आपने ड्राइविंग का सवाल किया ना, तो मोस्टली जब हम लोग साथ होते तो ड्राइवर मैं ही होती हूँ। अच्छा। बिल्कुल जी, मैं ही वो इंसान हूँ जो ड्राइव कर रही अच्छा, होती हूँ। अच्छा, अच्छा। तो जब इकरार गाड़ी चला रहे हो तो मैं उनको अक्सर कह देती हूँ कि यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, यू आर अ बैड ड्राइवर। अच्छा। हालांकि वो अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनको तंग करती हूँ, तो मुझे ड्राइव करना बेहतर लगता है। और देखें उनका मेरे पे कॉन्फिडेंस है ना कि वो साथ वाली सीट पे बैठ के अपने बिल्कुल। काम कर रहे होते हैं और मैं गाड़ी चला रही होती हूँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप अपने इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इकरार लसन तीसरी शादी कर लें, चौथी कर लें, लेकिन इकरार भाई कहते हैं कि आप बड़ी सख्त हैं, आप उनको धमकियाँ देती हैं कि गोली मार दूँगी। तो इसमें कौन सच्चा है, इकरार भाई या आप? अच्छा, जो सवाल का पहले वाला हिस्सा था वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, आने वाले दूसरे वाले का मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बड़ा ख़तरनाक सवाल निकाल के लाए आप जी। बिल्कुल जी। ऐसा हुआ कि मुझसे इंटरव्यूज़ में किसी ने पूछा, मैंने अपनी राय का इज़हार कर दिया। अच्छा, उस पे भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। अच्छा। देखिए जी, मेरी राय है, उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको अच्छी नहीं भी लग बिल्कुल। सकती, ठीक है, लेकिन वो मेरी ही राय है। तो इकरार ने ये कहा कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ वो तो गोली मारने की बात करते थे, तो चले उन्हीं की बात को सेकंड कर देते हैं। अच्छा, ठीक अच्छा। है, ऐसा ही होगा। क्योंकि शौहर को गलत तो नहीं कह अच्छा, अच्छा। सकती मैं। नहीं, आपकी तरफ से इजाज़त है या नहीं है? वो तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे कह चुकी हूँ कि अच्छा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इकरार ने अब ये कह दिया है कि नहीं वो तो बड़ी सख्त है, या उसने कहा गोली, और ये तो फिर उनकी बात का मान रख लेते हैं। अच्छा, लड़ाई आपस में किस बात पर होती है? लड़ाई इस तरह नहीं होती है हमारी, जैसे नॉर्मली कोई शाउट कर दिया या ऐसा कुछ हो गया। अच्छा। और ये भी मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये सोचा जाता है कि ख़वातीन बहुत लड़ाका होती हैं, ख़वातीन लड़ाइयाँ करती हैं। अगर हमारी लड़ाई का रेशो निकाला जाए तो 10% शायद कभी मैंने कर ली हो, अच्छा। 90% इकरार को अच्छा। सेरा जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनका पहले गुस्सा बड़ा तेज़ हुआ करता था, गुस्सा कर जाते थे, मैं खामोश हो जाती थी। अब वक़्त के साथ-साथ वो गुस्सा धीमा भी हो गया है। अब मुझे ना, मैं यकीन रखती हूँ बात करने पे। हुँ। मुझे कुछ बुरा लग जाए या कुछ समझ ना आ रहा हो तो मैं थोड़ा वक़्त गुज़रने के बाद उस पर बात कर लेती हूँ। इकरार एट टाइम्स गुस्से में खामोश हो जाते हैं। अच्छा। अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो मैं पूछती रहती थी क्या हुआ? कुछ बुरा लग गया, मैंने कुछ कर दिया? तो वो कन्फ्यूज़न में मैं रहती थी कि हो क्या गया? फिर बाद में अच्छा। मैंने कहा ईज़ी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएँगे। अच्छा, अच्छा। और ये इस तरह से हुआ करता अच्छा, था। मैडम अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या जो आपको अब तक याद हो? बहुत सारे वाक़यात कोई एक हैं। आध सुना दें? मैंने डिबेटिंग कॉम्पिटिशन जीता तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। वो ट्रॉफ़ी लेके मैं कॉलेज भी आई, स्कूल में भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीते, वो बड़ा अच्छा लगा। मेरी अम्मा जब मेरे काम से खुश हो के मुझे गले लगाती थी, वो मुझे अच्छा। अच्छा लगता था। जब अब्बा दुआएँ देते हैं, वो अच्छा लगता है। अभी जब मैं बाहर मिलती हूँ लोगों से, वो इतने प्यार से ख़वातीन गले लगा लेती हैं, दुआएँ देती अच्छा। हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं वो इंसान हूँ जिसको ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियाँ हुँ। बहुत अच्छी लगती हैं, और वो उस मोमेंट को इतना बड़ा महसूस करता है और उसमें खुश बिल्कुल। रहता है। मैं ये इंतज़ार नहीं करती कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, उसमें खुश हुआ जाए। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में ना खुशी के और ऐसे अच्छे लम्हात बहुत सारे हैं। आज के दिन में भी बहुत सारी अच्छा। खुशियाँ मिली होंगी मुझे। वो पूछने लगेंगे आप तो एक लंबी लिस्ट है। हाँ। अच्छा मैडम, आपके साथ आखिर में एक रैपिड हुँ, फायर। तो अच्छा। हाँ, हुँ। मैं एक-एक नाम बताऊँगा, तो आपने एक-एक वर्ड्स में उसका जवाब देना है। अच्छा, ये काफ़ी वैसे मुश्किल सा आपने कुछ हिस्सा रखा हुआ जी, है। जी। चलें। पसंदीदा मौसम, बाहर का खूबसूरत होता है। पसंदीदा डिश, दाल-चावल, पसंदीदा एंकर, काशिफ़ अब्बासी। पसंदीदा शेर, एक शेर मुझे बचपन से बड़ा पसंद था, वही सुना देती हूँ। शुमार उसकी सखावत का क्या करें कि वो शख्स, शुमार उसकी सखावत का क्या करें कि वो शख्स, चिराग बाँटता फिरता है छीन कर आँखें। पहली लड़ाई, याद नहीं। निकनेम, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, जैसे अब्बू मुझे मानो कहते हैं, अच्छा, कोई फ़री कहता है, कोई फ़रू कहता है, अच्छा। इस तरह से मुख्तलिफ़ नाम हैं। आखिर में मैं चंद शख्सियात के नाम लूँगा, आपने उनके हवाले से एक-एक वर्ड में राय देनी है। ठीक है जी।
बिलावल भुट्टो। अच्छे सियासतदान बन जाएंगे। मीरा जी। एंटरटेनर। इकरार लसन। ऑनेस्ट मैन। बेलाज हसन। टैलेंटेड बॉय। फरा इकरार। सादा इंसान। बहुत शुक्रिया मैडम, आपके कीमती वक्त का बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।